वो फोटो जिसमें आपको हनुमान जी ये दिखा रहे हैं कि उनके सीने में, सीना चीर के ये बात दिखा रहे हैं कि सिया राम उनके सीने में विद्यमान हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि तुम्हारे हृदय में भी मेरे प्रभु का ही वास है। ये उस चित्र का इंटरप्रिटेशन है। हम लोग एक डायग्राम से ये बात इंटरप्रेट करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या यहां से हो सकता है। केवल हम ये नहीं करेंगे कि हम उस चित्र की केवल पूजा करने लगे, हमको अपने हृदय में वास करने वाले प्रभु का जो कि एक्चुअल मैसेज है उस चित्र का, उसका भी ध्यान रखना है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी डायग्राम में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जा रही है, पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखा कि फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, दूसरा लिखा कि दे आर स्मूथ कर्व, और तीसरा लिखा पहला इमेजिनरी, दूसरा स्मूथ, तीसरा कंटिन्यूअस, चौथा ओपन कर्व। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की 5 नंबर कैरेक्टरिस्टिक जो यहां पर आ रही है वो ये है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन इज नथिंग बट द कर्व, tangent at any point to the field line gives the direction of E at that point, the direction of E at that point। उसका पूरा एक निचोड़ टाइप की चीज है ये स्टेटमेंट कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द फील्ड लाइन। टेंजेंट, अब यहां पर टेंजेंट से एक बात समझिए, जब कभी भी वो आपको या आपके सामने कहीं पर भी टेंजेंट वर्ड आता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट में 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम कहते हैं टेंजेंट टू द कर्व, तो कोई भी अगर कर्व है तो एक कर्व पर 1000 1,00,000 टेंजेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर टेंजेंट बनता है। तो उसके पूरे दोनों प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड टू द कर्व। ये दोनों बातें एक साथ याद रखनी। एक साथ का मतलब क्या है कि अगर ये एक कोई कर्व है तो इसमें एक टेंजेंट इस पॉइंट पर ऐसे होगा, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर ऐसे होगा, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर ऐसे होगा। इसका मतलब कि अगर कोई आपसे केवल ये कहता है कि टेंजेंट टू द कर्व, सो इन दैट केस यू विल नॉट गेट अ यूनिक टेंजेंट, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है अगर हम कह रहे हैं टेंजेंट टू द कर्व। पर अगर हम ये कह रहे हैं कि टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड टू द कर्व, तो फिर वो टेंजेंट यूनिक हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स जो हम लोगों ने ए बी सी लिए यहां पर। तो इनका ये कहना है कि अगर ये रेड वाली लाइन, अगर ये रेड वाली लाइन फील्ड लाइन है, अगर ये रेड वाला जो कर्व है वो फील्ड लाइन है, तो ये जो टेंजेंट हम लोगों ने बनाए हैं तीन पॉइंट्स पर, ये उन तीनों पॉइंट्स पर फील्ड इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि ये इन तीनों EA, EB और EC ये फील्ड इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। फील्ड इंटेंसिटी दिखाने का मतलब क्या है? फील्ड इंटेंसिटी, और इसीलिए एक बात समझिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 हम लोगों ने डिस्कस करी, यहीं से एक और इसका ट्रिकी कैरेक्टरिस्टिक है। वो ये है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिए। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है कि फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते, उनको केवल फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, हमको जनरल बात भी समझनी पड़ेगी, मैग्नेट भी पढ़ना ही है आपको, इसलिए मैं ये बात यहां पर बता दे रहा हूं कि हम लोग क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं और क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसा क्यों है ये समझिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी जो हम लोगों ने पीछे टॉपिक पढ़ा
उस पीछे टॉपिक में हम लोगों ने ये एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसमें फोर्स भी आ रहा है, फील्ड इंटेंसिटी भी आ रही है और चार्ज पार्टिकल। इनका ये कहना है कि ये एक कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, और यहां पर फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जो हम लोगों ने इतनी सारी एक्सरसाइज करी थी, पीछे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, तो अगर आपको इस पूरे डायग्राम में कुछ भी ना गिवन हो और केवल इतना गिवन हो कि ये इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और यहां तो चलिए 4 चार्जेस हैं, फिर हम लोगों ने 3 चार्जेस वाली भी सिचुएशन पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने 2 चार्जेस वाली भी सिचुएशन पढ़ी थी कि 2 चार्जेस में कहां पर कहीं होगा, 2 चार्जेस वाली सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ी। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जब किसी एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, या हमारी इंफॉर्मेशन इस तरीके की है कि ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड भी दे दे, वो मैग्नीट्यूड आपको ये दे दिया कि इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम है और इसका डायरेक्शन ये है ए पॉइंट पर। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पर हम कोई चार्ज रखते हैं, अगर यहां पर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये कह रहा है कि इसमें फील्ड इंटेंसिटी, जो इसमें मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, वो फील्ड इंटेंसिटी गिवन थी, उस फील्ड इंटेंसिटी का कोई सोर्स चार्ज होगा। कहीं पर भी अगर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसका सोर्स चार्ज जरूर होगा कहीं ना कहीं। लेकिन इस इक्वेशन में जो ये वाला, इसको हम इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, इलेक्ट्रोस्टैट का की इक्वेशन भी कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये जो E है, इसका Q कुछ और है। हो सकता है कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी, जैसे यहां पर मैं दोबारा आपको यही चीज दिखा रहा हूं कि यहां पर हमको फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है कि ये फील्ड इंटेंसिटी है, ये मान लीजिए 15 न्यूटन पर कूलम, और ये बी पॉइंट है, ये ई ए था और ये ई बी था। तो हम ये नहीं, इस इंफॉर्मेशन से, जो ये इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन पर कूलम है और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम कभी भी, हम का मतलब कोई भी, ये चैलेंज नहीं कर सकता कि ये फील्ड इंटेंसिटी सिंगल चार्ज की है या 2 चार्जेस की है, कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, या 2 अलग अलग मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज हैं, या ये पॉइंट किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, या ये पॉइंट किसी स्क्वायर का सेंटर है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इस फील्ड इंटेंसिटी का सोर्स चार्ज कहीं होगा जो कि इस इक्वेशन में नहीं गिवन। ये जो इस फॉर्मूला में आ रहा है वो इस इंटेंसिटी का सोर्स चार्ज नहीं है। फील्ड इंटेंसिटी हमको गिवन है, अब हमने यहां पर कोई दूसरा चार्ज रखा। दूसरा चार्ज क्या है? ये दूसरा चार्ज। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दिस इक्वेशन Q एंड E आर इंडिपेंडेंट in this particular equation, but the thing for which we are very sure वो ये है कि अगर इस पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दी है और आपने वहां नेगेटिव चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस फोर्स के, इस फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये मैं कहना चाह रहा था। इसको हम लोग की इक्वेशन मानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का। तो इन अ वे देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स है वो फील्ड के अलोंग लगेगा, being on the same line along the field intensity, along the direction of field intensity, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स being on the same line opposite to the direction of field intensity at that point होगा। सिर्फ ये 2 संभावनाएं। इसलिए क्योंकि फोर्स और फील्ड हमेशा एक ही लाइन पर है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रीजन यहां पर लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत करिएगा कि ये पॉइंट नंबर था 5, तो पॉइंट नंबर 5 में बल्कि 6 में हम लोग ये बात लिख रहे हैं, 6 नंबर में हम लोग ये बात लिख रहे हैं कि द एफ वेक्टर एंड ई वेक्टर आर ऑलवेज ऑन द सेम लाइन। That is why we can say that we can say कि electric field lines are lines of force। पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि मैग्नेट के केस में स्टोरी थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी क्या अलग है? ज्यादा सी अलग है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैटर कुछ ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी मूविंग चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज का मतलब चार्ज यही वाला है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो मूव करेगा v वेलोसिटी से और उसके ऊपर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि अनलाइक द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब आपने ऐसा पढ़ा था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू न्यू वेक्टर C। सो इन दिस केस वॉट एवर इज द एंगल बिटवीन A एंड B, कुछ भी हो सकता है, A और B के बीच का एंगल कुछ भी हो, लेकिन जो C वेक्टर होगा वो C वेक्टर हमेशा A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या दूसरे शब्दों में परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय A एंड B होगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं कह सकते। नेक्स्ट नंबर जो करेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो कुछ ऐसी है कि जो 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 हम लोगों ने दो अनलाइक चार्जेस की फील्ड लाइंस देखी थी, उसमें ऐसा होता है कि दे से दैट कि फील्ड लाइंस have a tendency to contract longitudinally। अब इसका क्या मतलब? और and they expand laterally। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिए। ये जो फील्ड लाइंस हम लोगों ने यहां पर देखी थी, एक पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज की, ये वाली जो फील्ड लाइंस थी, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो उनका ये कहना है कि फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या? कि इस स्ट्रक्चर में वो ये कहना चाहते हैं कि ये वाली जो लाइंस हैं वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और ऐसे एक्सपेंड कर रही हैं। शेप है। शेप कैसे आया था? पाथ से। पाथ किसका था? टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है इस सिचुएशन में? दोनों चार्ज। तो नेचुरली जब दोनों चार्ज फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। लेकिन यहां पर वो ये कह रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर लाइन, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं तो दिस हैज ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस कॉन्ट्रैक्शन is explaining field lines have a tendency to contract longitudinally, which defines attraction or attractive nature of electric force, or attractive nature of electric force।
हमारी क्या प्रॉब्लम है, साइंस में ऐसा होता है, फिजिक्स में ऐसा होता है कि अगर कोई एक नई चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई नई चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तो उसका कुछ एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब कि यहाँ से जैसे जो इसका पूरा एजेंडा है फील्ड लाइन का, वो फ्लक्स को समझना है, और फ्लक्स से फिर हम लोग फ्लक्स इज द अनदर साइड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर यहाँ पर ऐसा होता है कि हम लोग अगर कोई चीज़ कोई हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो हमको उस नए कंसेप्ट से पुराने सारे कंसेप्ट्स जस्टिफाई करने पड़ते हैं कि भाई ये जो हम नई थ्योरी लाए हैं कि हम टेस्ट चार्ज का पाथ बनाएंगे और उससे फील्ड लाइंस का शेप पता चल जाएगा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पता चल जाएगा, तो हम साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फोर्स के या इलेक्ट्रोस्टैट के जो बेसिक्स हैं, जैसे एक बेसिक की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, तो हम अपने फील्ड लाइन के कंसेप्ट से उसको भी जस्टिफाई करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ डीमोनेटाइजेशन कर दिया और हम फिर उसका कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको इसलिए यहाँ पर ये बात बतानी पड़ी कि ये जो फील्ड लाइन का कॉन्ट्रैक्शन है ये अट्रैक्टिव नेचर बताता है, और ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कहाँ हो रहा था, एक्सपेंशन यहाँ हो रहा था कि जब इसी डायग्राम में इसी बोर्ड पर हम लोगों ने देखा कि जब दो लाइक चार्जेस थे तो ये लाइंस एक्सपेंड कर रही हैं, यहां पर भी ये एक्सपेंड कर रही हैं। ये गैप देखिए, ये वाला जो गैप है ये गैप एक्चुअली बढ़ रहा है, यहां पर देखिए जब ये गैप बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सपेंड कर रही है, यहां पर ये एक्सपेंड कर रही है लेटरली। लेटरली का मतलब कि अगर दो चार्जेस ऐसे रखे हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ये लेटरल, तो यहां पर हमको ये बात कहनी पड़ी कि दे एक्सपेंड लेटरली which confirms the repulsive nature of electric force। हमने यहां से ये बात डिफाइन कर दी कि भाई हमारा जो कंसेप्ट है वो आपके जो इलेक्ट्रोस्टैट के जो मूल तत्व हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हम अपने कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स को जस्टिफाई करते हुए चल रहे हैं, किसी को कोई भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अगली करेक्टरिस्टिक जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने कहा कि जो हमारा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा अल्टीमेट एम है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू फ्लक्स में एंटर करें और फ्लक्स से गॉस में और गॉस को कूलम के पैरेलल खड़ा करते हैं, ऐसा। ये जो करेक्टरिस्टिक है वो ये कह रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is proportional to line density। बहुत ध्यान से देखिए, वो ये कह रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी। अब यहां पर डेंसिटी वर्ड आ गया। डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या है? डेंसिटी वर्ड का मतलब यहां पर वो ऐसे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि जो यहाँ पर कोई एक चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, सिंपल चार्ज है, और फिर हमने ये कहा कि इसमें हम लोगों ने कोई तीन पॉइंट्स लिए, ए पॉइंट यहाँ लिया, बी पॉइंट यहाँ लिया, सी पॉइंट यहाँ लिया। मैंने अभी आपको बताया कि हम पिछले किसी कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं और उसका कोई इनवैलिडेशन हम नहीं करने जा रहे। यहाँ पर आप ये बात देख रहे हैं कि अगर हम फील्ड लाइंस की बात ना भी करें तो भी वी कैन से क्लियरली, इट्स वेरी मच विजिबल कि हम जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है और फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, और हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए ये हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि जो भी हमारी फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला KQ/R² रहता है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि R क्या चीज़ थी, ये वाला डिस्टेंस, तो ये R जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अब हम आ रहे हैं लाइंस के कंसेप्ट में।
लाइंस के कंसेप्ट में हमने कहीं कूलम्स लॉ का डायरेक्ट यूज नहीं किया, तो हमने ये इसकी एक फील्ड लाइन बनाई, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। दूसरी फील्ड लाइन हमने यहां से ऐसे बनाई, तीसरी फील्ड लाइन हमने यहां से ऐसे बनाई, चौथी फील्ड लाइन यहां से ऐसे बनाई, फिर यहां पर बनाई, फिर यहां पर बनाई, फिर ये एक लाइन बनाई, फिर ये एक लाइन बनाई, फिर यहाँ एक लाइन बनाई, फिर यहाँ एक लाइन बनाई, और इस तरीके से हमने इसकी फील्ड लाइंस डिफाइन की। यहाँ पर भी इसकी फील्ड लाइंस होंगी, कोई बात नहीं, ये सब अपना ही एरिया है, बॉर्डर के अंदर है हम लोग। अब वो ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट के अलोंग लाइन डेंसिटी देखिए, इस पॉइंट के अलोंग लाइन डेंसिटी देखिए, और इस पॉइंट के अबाउट लाइन डेंसिटी देखिए। वो ये कह रहे हैं कि ए पॉइंट के अराउंड द पॉइंट ए लाइंस आर क्लोजर, इसको वो डेंसिटी कह रहे हैं। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डेंसिटी कम हो रही है, तो नेचुरली अगर हमको डेंसिटी डिफाइन करनी है तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए हम लोगों ने 3 सरफेसेस ले ली, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों ने 3 सरफेस ली, ये। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरफेस के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी उससे कम है, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे कम है, ये इंटेंसिटी। इस बात को फ्लक्स के जरिए कैसे बताया गया कि किसी एरिया के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो है यही कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द सरफेस एरिया। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो कोई हमको दिख नहीं रही है, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि वो टेस्ट चार्ज का पाथ है, टेस्ट चार्ज इमेजिनरी है, तो फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, फ्लक्स इमेजिनरी हो गया। बट कंसेप्ट ये कह रहा है कि हम लोग जब फ्लक्स डिफाइन करते हैं, इसका मतलब कि मैं फिर से आपको दूसरा कोई एक डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं कि अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे हम लोगों ने इसकी फील्ड लाइंस डिफाइन करी, ये इसकी फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये वाली लाइन इधर गई, ये वाली लाइन इधर गई, ये वाली इधर गई, और हम लोगों ने थोड़ा डेंसिटी बढ़ा दी है फील्ड लाइंस की, इसलिए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड हो सकता है। आगे चल के हमको ये भी देखना है कि जो फील्ड की एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कितनी फील्ड लाइंस होंगी। हम ये 8 बनाएं कि 16 बनाएं कि 32 बनाएं, ये हम कैसे डिसाइड करें? इसी का नाम गॉस है, इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का नाम गॉस है। अब देखिए, ये फील्ड लाइन है, ये बीच में कोई एक नेवर माइंड। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने एक सरफेस एरिया यहां एज्यूम किया, वही सरफेस एरिया यहां एज्यूम किया, सेम सरफेस एरिया, एंड यू कैन सी कि इस एरिया से ये वाला जो एरिया है, इसका फ्लक्स आ रहा है 3 लाइंस इसको कट कर रही है, और सेम एरिया का फ्लक्स आ रहा है 1, क्योंकि एक लाइन उसको कट कर रही है। इस बात को उन्होंने ऐसे कहा कि लाइन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, कहां गया ये नंबर, क्या है 6, 7, 8, एक यहां से एक और कंक्लूजन निकल रहा है। वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है भाई कि जो लाइन डेंसिटी है वो ये कह रहे हैं कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस, converging or diverging field lines are representing non-uniform electric field region, non-uniform electric field region। ये देखिए, इसका मतलब कि जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस थी, जो ये फील्ड लाइंस हम लोगों ने ऐसे बनाई थी कि एक पॉजिटिव चार्ज था, फिर एक नेगेटिव चार्ज था, और हम लोगों ने ये देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हम लोगों ने बनाई कि ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसी थी, ये पॉजिटिव चार्ज की
फील्ड लाइंस, तो और नेगेटिव चार्ज में एरो उल्टा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस, इसका मतलब कि अगर कहीं पर अगर हम इसका केवल एक पार्ट ले लें और एक पार्ट में फील्ड लाइंस ऐसे दिखा दें कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली अगर फील्ड लाइंस हैं तो फील्ड होगी, फील्ड है तो चार्ज होगा, वो चार्ज। स्ट्रेट लाइंस हमको अगर दिख रही हैं, इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, और अगर टेस्ट चार्ज स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर सिंगल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, वो डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन। तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पर, ए और बी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग फील्ड लाइन, जो कि ये जो बेस है वो ये है कि फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी इन दैट रीजन। लाइन डेंसिटी का मतलब कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि उस स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर फील्ड लाइंस अलग अलग है। बहुत ध्यान से समझिए, उस स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर फील्ड लाइंस अलग अलग हैं। डायग्राम्स के इंटरप्रिटेशन, पिक्चर का इंटरप्रिटेशन, फोटो का इंटरप्रिटेशन है। वो फोटो जिसमें आपको हनुमान जी ये दिखा रहे हैं कि उनके सीने में, सीना चीर के ये बात दिखा रहे हैं कि सिया राम उनके सीने में विद्यमान हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि तुम्हारे हृदय में भी मेरे प्रभु का ही वास है। ये उस चित्र का इंटरप्रिटेशन है। हम लोग एक डायग्राम से ये बात इंटरप्रेट करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या यहां से हो सकता है। केवल हम ये नहीं करेंगे कि हम उस चित्र की केवल पूजा करने लगे, हमको अपने हृदय में वास करने वाले प्रभु का जो कि एक्चुअल मैसेज है उस चित्र का, उसका भी ध्यान रखना है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी डायग्राम में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जा रही है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग से, तो अगर हमको कोई यूनिफॉर्म रीजन दिखाना है तो हम पैरेलल फील्ड लाइंस बना देंगे। और हम ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि इस डायग्राम की रेंज क्या है, हम ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि ये जो रीजन है ये केवल चित्र है। आप अगर इसमें ऐसा दिमाग लगाएंगे कि हार्ट का साइज क्या है और वहां पर प्रभु कैसे विद्यमान हो सकते हैं, तो फिर ज्ञान में रहिए, विज्ञान में रहिए, भक्ति में मत रहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं, ये वाली फील्ड लाइंस क्या कह रही हैं, ये वाली फील्ड लाइंस कह रही हैं कि इस पूरे रीजन ऑफ स्पेस में ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो सकता है 1 मिलीमीटर हो। हम ये नहीं चैलेंज कर रहे कि ये लेंथ कितनी है, हम केवल डायग्राम दिखा रहे हैं। आप चित्र को बड़ा बना दीजिए, पर चित्र का साइज बदलने से उसका मैसेज नहीं बदल जाएगा। मैसेज ये है कि इस पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, अगर हमने 3 पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट लिए हैं, अलग अलग 4 पॉइंट लिए, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है कि इस डायग्राम में चारों पॉइंट्स पर फील्ड इंटेंसिटी सेम है। ये फील्ड इंटेंसिटी मान लिया कि इवन है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि हमने एक दूसरा डायग्राम बनाया और उस दूसरे डायग्राम में हमने फील्ड लाइंस ऐसी दिखाई कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है, 5वीं लाइन ये है। यहां पर भी हम लोगों ने 5 लाइन बनाई। फिर हमने इसमें कुछ पॉइंट्स ले लिए कि ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, सी पॉइंट यहां है, डी पॉइंट यहां है, एब्रप्ट कहीं भी ले लिए। और फिर ये कहने लगे कि भाई इस केस में भी जितने भी ये सारे पॉइंट्स जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, ये उस फील्ड के अंदर के पॉइंट्स हैं, तो उन सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी सेम होगी। अगर इन सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी सेम है और इसकी वैल्यू E2 है, तो आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि E1 ज़्यादा होगा या E2 ज़्यादा होगा। नेचुरली E2 ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या था कि फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी।
लाइन डेंसिटी का मतलब या नंबर ऑफ लाइन से मतलब नहीं है, डेंसिटी से मतलब है। द डेंसिटी इज कि ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन नंबर यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, पर यहां पर क्लोजर है, तो क्लोजर होने की वजह से जो E2 है वो निश्चित तौर पे ग्रेटर देन E1 है। ये इसका मैसेज है डायग्राम का। फिर एक बात देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस सिमेट्री की बात करें कि ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है, बहुत ध्यान से देखिए, पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि अगर ये वाली सिचुएशन, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आप स्पेस में पॉइंट चार्ज एज्यूम कर रहे हैं, और अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ में जब आपसे कहा जाता है कि एक चार्ज यहां पर है और उससे r डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज है, 10 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर, किसी गिवन डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज है, तो एक चार्ज को अगर आप फिक्स कर दें और दूसरे चार्ज की पोजीशन लोकेट करना चाहें तो कोई यूनिक पोजीशन नहीं आएगी। एक्चुअली जो दूसरा चार्ज है वो उस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर स्फीयर, r रेडियस के स्फीयर पर किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। अगर आपसे वो ये कह रहे हैं कि एक चार्ज फिक्स है 10 सेंटीमीटर पर दूसरा चार्ज, तो वो यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। तो ये जो पूरा लोकस बनेगा, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, वो लोकस क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। इसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो किसी पॉइंट चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो पेपर पर ऐसे दिखाई जाएंगी, क्योंकि पेपर 2D चीज है, पर 3D में वो फील्ड लाइंस स्फेरिकल सिमेट्री लेंगी, स्फीयर के जितने भी रेडियस पॉसिबल है। और फिर वही बात कि वो जो कि हाउ मेनी रेडियस आर टू बी रिप्रेजेंटेड हियर, कि कितने रेडियस दिखाएं। मैंने यहां पर 8 लाइन बनाई, हम 16 बनाए कि 32 बनाए, वो डिपेंड करेगा फील्ड इंटेंसिटी पे, और फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगी इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा क्यू का, लाइन डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। वेरी गुड। तो यहां पर ये यूनिफॉर्म रीजन है। हम लोग आगे चैप्टर में ये बात करेंगे कि यूनिफॉर्म रीजन जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कैसे अचीव किया जाता है, या किन परिस्थितियों में हम पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड सिचुएशंस कि एक इस सिचुएशन की वो शीट चार्ज, और वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। पर एक बात ये ठीक से समझ लीजिए कि स्फेरिकल सिमेट्री, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस रीजन ऑफ स्पेस में हम लोग ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बोला कि यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सेम है, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि उसमें 3D का वेरिएशन है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे क्रॉस या डॉट से दिखाया जाता है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखा सकते हैं, पर इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है, ये बात समझिए कि मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है, ये जो तीर है, एरो, ये जो एरो से दिखा रहे हैं, ये एरो अगर आपकी तरफ आएगा देन यू विल सी डॉट, आपको ऐसे डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, ये होंगे ऐसे ऐसे डॉट्स। ये डॉट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कैसे दिखाते हैं कि अगर ये चार, कोई भी 4 लाइंस ले लीजिए, 1 2 3 4, तो एक लाइन यहां से आ रही है बाहर, एक लाइन यहां से आ रही है बाहर, एक लाइन यहां से आ रही है बाहर, एक लाइन यहां से आ रही है बाहर। ये स्पेसिंग सेम होनी चाहिए 3D में, कि अगर आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर वहां पर राइट टू लेफ्ट टू राइट दीवार पर अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, तो उस पूरे वॉल्यूम में, उस पूरे रूम के वॉल्यूम में कोई भी 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एंड देन ये जो स्पेसिंग है, इसका मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन, ये स्पेसिंग, और फिर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये वाली स्पेसिंग, ये बराबर होनी चाहिए। ये एक स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पर ये पूरे स्क्वायर्स होंगे और इस स्क्वायर का साइज सेम होगा। वही बात यहाँ पर है। इस सिचुएशन में अंतर ये है कि वो जो एरो था, वो एरो अगर आपकी आंख में आ रहा है, यू विल सी अ डॉट। अगर वो एरो आपने चलाया और किसी दूसरे की आंख में जा रहा है, आंख में या जहां पर भी आपको निशाना लगाना हो, तो अगर एरो आपने चलाया है तो यू विल सी अ क्रॉस। पर अगर तीसरी सिचुएशन है कि चला कोई रहा है तीर, खा कोई रहा है तीर, आप केवल देख रहे हैं,
तो आपको ऐसे तीर दिखेंगे कि ये इसने चलाया और इसके ऊपर गया और ये तीर ऐसे करके जा रहा है। ये एक ही सिचुएशन के तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, तीन अलग अलग कैमरा से दिखाया जा रहा है एक ही सिचुएशन को। ये भी यूनिफॉर्म, क्योंकि हम पेपर पे दिखा रहे हैं तो पेपर पे 2D दिखा रहे हैं तो लोग ऐसा, ये मत समझिए, ये स्पेस की बात हो रही है। स्पेस जैसे इसमें यहाँ पर ये मैंने बताया आपको कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक्चुअली स्फेरिकल सिमेट्री में चलती हैं। आगे चैप्टर में जिसका नाम है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में हम लोग ये बात समझेंगे कि लाइन सिमेट्री क्या चीज़ होती है, स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है, पॉइंट सिमेट्री क्या होती है। तो फील्ड लाइंस में इतना है। और फील्ड लाइंस का मैंने बताया कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना ही है। थैंक यू।